हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे, आई नो। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना मिशन नेट जेआरएफ जून 2021। तो ओ माय गॉड, मैंने फिर से वही मिस्टेक की, सेम मिस्टेक। पेपर 1 पढ़ रहे हैं हम लोग, एजुकेशन सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग। पेपर 1 टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड को पढ़ रहे हैं, जो सभी के लिए कंपल्सरी पेपर है, चाहे आपका सब्जेक्ट कोई भी। ओके और अगर आपको जेआरएफ चाहिए तो इस पे आपको फोकस करना पड़ेगा। यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिक्षमता को हम लोग पढ़ रहे हैं। क्लास नंबर है ये 4। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, अदर फ्रेंड को शेयर करें, और क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं मैं आपको बता दूं कि यहाँ मैं पेपर 1 करवा रही हूँ, जो आप सभी के लिए कॉमन है, और पेपर 2 मेरा एजुकेशन सब्जेक्ट है, तो मैं यहाँ एजुकेशन सब्जेक्ट करवा रही हूँ। और ये एग्ज़ाम होने से पहले सब आपका फिनिश हो जाएगा, कवर हो जाएगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लगवा दूंगी आपको, कोई भी डाउट होगा उसको क्लियर कर दूंगी। ओके, तो क्लास को अगर ज्वाइन करना चाहिए तो अभी भी आप कर सकते हैं। नंबर है मेरा 8299440121 पे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, सॉरी फॉर लिटिल डिस्टर्बेंस। तो मैंने स्लाइड ही नहीं रखी थी। चलिए आगे मूव करते हैं। तो अभी हमें पढ़ना है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण के उद्देश्य। शिक्षण के उद्देश्य हमें पढ़ने हैं। इसमें हम पढ़ेंगे ब्लूम की टैक्सोनॉमी। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ब्लूम की जो टैक्सोनॉमी है ये 3 है, और ये हायरार्किकल आप कह सकते हैं, हायरार्किकल है, यानी कि पदक्रम है, पदक्रम से है, हायरार्की बनी हुई है इनकी टैक्सोनॉमी की। जब टैक्सोनॉमी बन रही थी एजुकेशन की, तो बहुत सारे एजुकेटर्स वहाँ पे थे, और बहुत सारे एजुकेटर्स के साथ साथ आपके बेंजामिन ब्लूम भी वहाँ थे। और बेंजामिन जो ब्लूम थे वो इस कमेटी के, जो ये टैक्सोनॉमी बना रही थी, उसके चेयरमैन थे। ठीक है, इस वजह से ये जो टैक्सोनॉमी बनी एजुकेशन की, वो ब्लूम के नाम पे बन गई। ठीक है, इसमें बताया गया है कि जब तक हम, इसमें 3 स्तर हैं, 3 स्टेज हैं, आप देखेंगे। इसमें बताया गया है कि जब तक आप निम्न स्तर, जो सबसे छोटा स्तर है, उसको प्राप्त नहीं करते हैं, प्रभावी ढंग से प्राप्त नहीं कर पाते हैं इफेक्टिव वे में, तब तक आप उच्च स्तर को, हाई लेवल को प्राप्त अचीव नहीं कर सकते। ठीक है, इसका क्लासिफिकेशन जो किया गया है वो 3 पार्ट्स में किया गया है। तो आइए देखते हैं उसे।
पहला है आपका, फर्स्ट है द कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन इसे बोलते हैं ज्ञानात्मक पक्ष। क्या बोलते हैं इसे? ज्ञानात्मक पक्ष या ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र भी इसे बोलते हैं, कॉग्निटिव, आपके कॉग्निटिव डोमेन। ये जो आपके तीनों डोमेन है, 3 डोमेन है, कॉग्निटिव है और दूसरा है आपका अफेक्टिव डोमेन यानी कि भावात्मक ज्ञान क्षेत्र, और थर्ड है आपका साइकोमोटर डोमेन यानी कि मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र। ठीक है, इसको तीनों को 3H भी बोलते हैं। 3H क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो ज्ञान है, नॉलेज है, कॉग्निशन है, वो आपके हेड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अफेक्टिव भावनात्मक, ये आपके भाव कहाँ से निकल के आते हैं? फीलिंग्स, हार्ट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, साइकोमोटर का मतलब है कि संचालन आप कहाँ से करते हो? हैंड से। तो ये 1H 2H और ये 3H, आपका 3H हो गया। ठीक, तो 1 by 1 हम इसको डिस्कस करते हैं। इससे क्वेश्चन जरूर आता है, इस चीज को मान के रखिएगा। द कॉग्निटिव डोमेन, ज्ञानात्मक पक्ष जो है आपका, मुझे 1 मिनट दीजिए। ज्ञानात्मक पक्ष कॉग्निटिव, ये हमारे इंटेलेक्ट यानी बौद्धिक विकास की क्षमता को डेवलप करने से रिलेटेड है। इसको 6 भागों में 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और क्वेश्चन ऐसे ही आता है। पहला है आपका नॉलेज, नॉलेज को कहते हैं ज्ञान। सेकंड है आपका कॉम्प्रिहेंशन, जिसे कहते हैं बोध। फिर है थर्ड है आपका एप्लीकेशन, एप्लीकेशन को कहते हैं अनुप्रयोग। फोर्थ है आपका एनालिसिस, एनालिसिस को कहते हैं विश्लेषण। फिफ्थ है आपका सिंथेसिस, इसको कहते हैं संश्लेषण। सिक्स है आपका एवोल्यूशन, एवोल्यूशन को कहते हैं मूल्यांकन। अब आपको ये लाइन से लगाने को भी आ सकता है। सबसे छोटा चीज पूछेगा, सबसे छोटा क्या है कॉग्निटिव में? ब्लूम की कॉग्निटिव डोमेन में सबसे छोटा क्या है? तो आप बताओगे नॉलेज यानी ज्ञान। सबसे बड़ा क्या है? एवोल्यूशन यानी कि मूल्यांकन। या तो ये पूछेगा या तो इसे सीरियल से लगाने को आएगा। ठीक है, तो सीरियल से लगाने को आएगा तो हिंदी वाले बच्चों से भी मैं यही कहूंगी कि आपको इसे कल मैंने बताया था कैसे लर्न करना है। आपको इसको लर्न करना है बोल के केकासे, केकासे। मेनेमोनिक लर्न कर लो। मैंने भी ठंडी लग जाएगी बाल पोछो, सॉरी, केकासे। इसको ऐसे ही लर्न कर लीजिए तो आपको ये सीक्वेंस पूरा लर्न रहेगा। ठीक, के फॉर नॉलेज, सी फॉर कॉम्प्रिहेंशन। अब यहाँ 2A है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि 2 था तो एप्लीकेशन पहले होगा कि एनालिसिस। तो एक चीज याद रखना, जब तक आपने किसी चीज का अनुप्रयोग नहीं किया है यानी कि एप्लीकेशन नहीं किया है तो उसका एनालिसिस कैसे करोगे? तो एनालिसिस बाद में हो गया। S फॉर सिंथेसिस, E फॉर एवोल्यूशन। तो ये आप ऐसे केकासे करके रट लो, इंग्लिश चाहे हिंदी, आप जिस भी मीडियम से।
इस ब्लूम की टैक्सोनॉमी के कॉग्निटिव वाले को 2001 में रिवाइज किया गया था। 2001 में रिवाइज किया गया था। एंडरसन ने किया था। किसने किया था? एंडरसन एंड कृतवाल ने किया था। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये पेपर 2 आपके एजुकेशन सब्जेक्ट हो अगर आपका है तो उसमें आ जाता है। इसमें मुझे नहीं लगता कि अभी तक ये वाला पूछा गया है। ठीक है, इसमें आप यही रट के रखना, ब्लूम वाला। ये एंडरसन एंड कृतवाल ने इसे रिवाइज किया था। तो रिवाइज किया तो इसे लगा दिया इनने कैसे? रिमेम्बर। रट पाना तो रट लेना, अदरवाइज इसको सेकंड पेपर अगर एजुकेशन है तो वो तो रटना ही रटना पड़ेगा। अगर आपका सेकंड पेपर एजुकेशन नहीं है तो आप इसे छोड़ भी सकते हो। अंडरस्टैंड। थर्ड अप्लाई। फोर्थ था एनालिसिस। फिर फिफ्थ था इवोल्यूट। फिर सिक्स्थ है इनका क्रिएट। तो ये हो गया आपका कॉग्निटिव डोमेन। ठीक है, तो आगे मूव करते हैं, आते हैं हम अफेक्टिव डोमेन पे। चलिए अफेक्टिव डोमेन पे आते हैं। नॉलेज को एक बार इसे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस पे क्वेश्चन आता नहीं है, तो फालतू में आपका टाइम वेस्ट नहीं किया। आपका जो अफेक्टिव डोमेन है यानी कि भावनात्मक पक्ष है, ये किससे? हार्ट से, आपके इमोशन से रिलेटेड है। हार्ट और इमोशन से। तो इसमें क्या क्या होगा? इसको 1973 में कृतवाल, ब्लूम और मार्सिया ने दिया था। ये कभी पूछता नहीं है कि किसने दिया था ये वाला। तो फर्स्ट इसमें है रिसीविंग यानी कि आग्रहण। सेकंड है आपका रिस्पॉन्डिंग। रिस्पॉन्डिंग जिसको कहेंगे हम प्रतिक्रिया। थर्ड है आपका वैल्यूइंग, इसे कहेंगे आकलन। फोर्थ है आपका ऑर्गेनाइजिंग, जिसे कहेंगे संयोजित करना। और फिफ्थ है आपका करेक्टराइजेशन, जिसे हम कहेंगे निरूपण। अब आपको ये भी ऐसे ही सेम, इसमें सबसे बड़ा क्या है? अब इसमें सबसे बड़ा पूछा जाएगा कि क्या है, तो इसमें सबसे बड़ा आपका करेक्टराइजेशन है। एक बार पूछा गया था, मुझे याद आ रहा है पिछले वाले में ही, कि तीनों जो डोमेन है यानी कि कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, इसमें का सबसे बड़ा वाला कौन है? तो इस पहले वाले का था इवोल्यूशन, इसका क्या है? करेक्टराइजेशन। और थर्ड वाले का जो आपका साइकोमोटर डोमेन है उसका था नेचुरलाइजेशन। तो ये आपको लगाना था। तो आप सोच सकते हो कि किस टाइप का क्वेश्चन यहाँ से आता है। ठीक है, तो ये करेक्टराइजेशन इसमें सबसे बड़ा है। अब इसको कैसे आप याद करोगे? तो आर स्क्वायर VOC, रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड करेक्टराइजेशन। ये आपको ऐसे याद हो जाएगा। ठीक, ये वाला याद रखिएगा। सबसे छोटा वाला पूछेगा, पहले वाले में नॉलेज, इसमें रिसीविंग, थर्ड वाले में क्या है? इमिटेशन। तो इसको बना लीजिएगा, आप अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से लर्न रहेंगे। चलिए तो थर्ड नंबर पे आते हैं। थर्ड नंबर पे है आपका साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन। आज मैंने सुना कि काफी बताया जा रहा था कि JEE का पेपर, मेंस का, नीट का पेपर, ये सब कैंसिल हो गया है। और होपफुली
मेरी तो पूरी आशा है, आज से नहीं 20 दिन पहले से मैं आपसे कह रही हूँ, मैंने आपसे कहा नहीं है बट 20 दिन पहले से मैं ये जान रही हूँ कि पेपर अभी होना नहीं है, और मेरी इच्छा है कि अभी पेपर होना आपका पेपर जून में हो, ताकि आपकी तैयारी बहुत ही बेटर वे में हो जाए और फर्स्ट अटैम्प्ट में आपका क्लियर हो जाए। लेकिन ये याद रखिएगा कि अगर 15 मई के बाद भी होता है, 2 से 17 मई टाइम दिया गया है, तो 2 से 17 के बीच तो अभी तो पॉसिबल नहीं लग रहा है, लेकिन 15 के बाद कभी भी होता है और आपने मेरे सारे लेक्चर देखे हैं, तो आपको कोई रोक नहीं सकता है क्लियर करने से। ये चीज आप याद रखिएगा, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करके बहुत चुन चुन के आपको पढ़ा रही हूँ, कुछ भी नहीं पढ़ा दे रही हूँ। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैच कर लो तो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ, एग्जैक्टली कहाँ से पढ़ा रही हूँ, कैसे पढ़ा रही हूँ, कितना पढ़ के फिर आपको पढ़ा रही हूँ। ये चीज आपको तभी समझ में आ जाएगी। तो साइकोमोटर डोमेन में पहला है आपका सिलेबस, तो हमारा कवर हो जाएगा। बस मैं PYQs को बहुत अच्छे से मुझे लगता है लाइव पढ़ाना चाह रही हूँ, तो होप सो एग्जाम थोड़ा आगे ही जाए तो मैं ये अच्छे से आपका करवा सकूँ। इमिटेशन, और आगे नहीं भी जाएगा तो हम रेडी हैं। ओके, कुछ लोग मुझे कहते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस दिखा रही है, 2 से 17 के बीच में पेपर हो सकता है और अभी तक हमने 2 यूनिट पढ़ी है और इसमें पहले यूनिट पे चलना है, कैसे कवर होगा? तो हो जाएगा। ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। आप चाहो तो मैं 2 दिन में खत्म कर दूं, है ना, बट ऐसा मुझे करना नहीं है। इमिटेशन, सेकेंड है आपका मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन, सिलेबस को नेट का हो या जो भी, 1 हफ्ते में अच्छे से कवर किया जा सकता है। अच्छे से नहीं, मतलब कवर किया जा सकता है, 1 हफ्ते में पढ़ाया जा सकता है सिलेबस, बट मैं सिलेबस मुझे नहीं कवर करना है, मुझे आपको क्लियर करवाना है ना। आप 100% नहीं, 70% भी पढ़ोगे तो वो पढ़ोगे जिससे आपका JRF क्लियर हो जाए, नेट JRF क्लियर हो जाए। और कुछ लोग क्या करते हैं, 100% कहते हैं मैंने पढ़ लिया बट क्लियर नहीं हो पाता, क्योंकि वो पढ़ते नहीं है, सिलेबस बस कवर करते हैं। तो हमें सिलेबस नहीं कवर करना है, इसलिए टेंशन मत लीजिए, हमें पढ़ना है, क्रैक करना है। इमिटेशन का मतलब होता है प्रतिरूपता। फिर आता है मैनिपुलेशन, इसका मतलब होता है हस्तकौशल। थर्ड है आपका प्रेसिशन, इसको कहते हैं परिशुद्धता। फोर्थ नंबर है आपका आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन, तो आर्टिकुलेशन को हम कहते हैं स्पष्ट अभिव्यक्ति। फिफ्थ है आपका नेचुरलाइजेशन, इसे कहते हैं प्रकृतिकरण। अब मैं एक बात और आपको बता दूं, जैसे प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आया था अभी पिछले वाले में, कि तीनों जो डोमेन है उसमें सबसे बड़ा वाला जो है वो बताना है। तो कॉग्निटिव डोमेन में सबसे बड़ा वाला क्या था? एवोल्यूशन था। अफेक्टिव डोमेन में सबसे बड़ा वाला क्या था आपका? करेक्टराइजेशन। और इसमें साइकोमोटर में आपका नेचुरलाइजेशन, है ना। तो आपको ये रटा रहेगा तभी आप इसको कर पाओगे। तो ये भी आपका ऑब्जेक्टिव भी आपका कवर हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको करेक्टरिस्टिक्स बताऊंगी लर्नर के और इंडिविजुअल डिफरेंस बताऊंगी। तब के लिए इसको इतना कवर कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।